नमस्कार। जायसी पत्रिका फिर आ गई है एक बर्निंग इशू के साथ आपके सामने चर्चा करने। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी जिनकी लगातार हार, जिनकी लीडरशिप में लगातार हार होने के बाद उनके साथी तक उन पर शक करने लगे हैं। उनके समर्पित कैंडिडेट जो अपने आप को कहा करते थे, कथित समर्थित कैंडिडेट भी सवाल उठाने लगे हैं कि क्या लीडरशिप की कमी है। लेकिन राहुल गांधी अटल आत्मविश्वास से भरे हुए अब भी उसी कांटों भरी राह पर चलते चले जा रहे हैं। आखिर ये रास्ता कहाँ तक जाएगा? संजय जी, जी नमस्कार। नमस्कार। ये ताजा हार, बिहार की ताजा हार राहुल गांधी के लिए क्या धक्का है या उनके मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त है ये हार? नहीं, राहुल गांधी का तो मनोबल कहीं से नहीं टूटा और उन्होंने बिहार चुनाव के बाद वो आए और उन्होंने बताया कि बिहार के करोड़ों मतदाताओं का उन्होंने धन्यवाद किया कि जिन्होंने इंडिया गठबंधन पे जो है, मैं बिहार के उन करोड़ों। उनका ट्वीट पढ़ रहे हैं क्या? चुनाव के बाद बिहार हाँ, के? राहुल का जो बयान आया है वो ये वो था कि पढ़ मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की। तो अच्छा, उनका इसमें कहीं इस से राहुल गांधी, संजय जी, इस बयान में राहुल गांधी हार कबूल नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं इलेक्शन फेयर नहीं था, ऐसा मैंने पहले भी कहा था। यानी हार को अभी भी कबूल करने की हिम्मत नहीं है, या साहस नहीं कर पा रहे हैं, या कोई स्ट्रेटेजी है, या वाकई ये इलेक्शन फेयर नहीं है राहुल की नजर में। इसके पहले आप राहुल गांधी को देख लीजिए, जब 2019 में अमेठी में वो निर्वाचित नहीं हुए और उन प्रतिद्वंदी उनकी श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी भारतीय जनता पार्टी से जब निर्वाचित की गई हुई तो उन्होंने बधाई दी उनको भी और ये कहा कि अमेठी की जनता को ख्याल रखेंगे। तो हार को तो उन्होंने स्वीकार, मतलब लोकतंत्र का जो जनादेश था उसको उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन ये जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो मैं भी कह रहा हूँ, ये जनादेश नहीं, ये ज्ञानादेश था। और इसके बाद इस बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे एक फहरिस्त जारी की और चुनाव आयोग पे बड़ा आरोप लगाया और उसमें 10 बिंदु हैं जिनके खिलाफ लेकर कांग्रेस जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों में और जो राज्यों में, कुल मिला के 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन जो चल रहा है, उन प्रदेशों के प्रभारियों की और अपने पार्टी के अध्यक्षों की एक बैठक इंदिरा भवन में 18 तारीख को हुई और कांग्रेस इस एसआईआर पर एक बड़ा कोई आयोजन करने जा रही है, आंदोलन चलाने जा रही है और संभवतः उसकी तारीख भी तय हो गई है। वो तारीख 14 दिसंबर 2025 और रामलीला ग्राउंड होगी। जहां तक अभी अपुष्ट सूचना है, लेकिन ये मान के चला जाए कि 14 दिसंबर 2025, जिसमें कांग्रेस रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी और संभवतः उसमें विपक्षी पार्टियां और महागठबंधन की पार्टियां भी शरीक होगी। ये अभी तक की ताजा सूचना है। संजय जी, एक सवाल ये पैदा होता है कि जब चुनाव से पहले ही राहुल गांधी को अंदाजा था, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वही बिहार में भी होगा। जब जान रहे थे कि ये फेयर इलेक्शन नहीं है, तो इलेक्शन में कूदने और लड़ने की जरूरत क्या थी? पहले छोड़ सकते थे। बिल्कुल आपकी सही बात है कि ये उनका फेल्योर था कि अगर वो ये जान रहे थे कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है और निष्पक्ष नहीं काम कर रहा है और एसआईआर में उसने हेराफेरी की, चुनाव गणना में भी उसने हेराफेरी की, और उसके बाद जो बड़ा उसके ऊपर आरोप है, जैसे कि 6 अक्टूबर को जो वोटर लिस्ट थी वो 7 करोड़ 22 लाख लोगों की थी, लेकिन जो 11 नवंबर को वोट पड़े तो वहां पर वोटर लिस्ट में नाम थे 7 करोड़ 45 लाख लोगों के। चुनाव आयोग ने इस पे अपनी सफाई दी है कि नामांकन के 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकते हैं और नामांकन के 10 दिन पहले जिनके आवेदन आए हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया।
इस तरीके से उन्होंने 3 लाख वोट जो है वो बढ़ाए हैं। 69 लाख वोट बिहार की मतदाता सूची से गायब हुए और उसके बाद जो वोट जोड़े गए उस पे ये आरोप है कि वो सारे वोट जो हैं वो भाजपा के खाते में ही गए। इसके अतिरिक्त जी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने कोई आपत्ति नहीं की, आचार संहिता लागू थी जब 10,000 रुपए बांटे जा रहे थे, तब राहुल कहाँ थे? उन्होंने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? या इलेक्शन जो कमीशन जी कांग्रेस पार्टी इस पर लगातार सवाल उठाती रही और विपक्ष भी इस पर लगातार, महागठबंधन भी सवाल उठाता रहा, लेकिन सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग तो वो भाजपा के लिए काम कर रहा है ना, और उसकी कोई जवाबदेही नहीं। तो एक हमारे यहाँ टीएन शेषन थे मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और उन्होंने जो चुनाव में सुधार की प्रक्रिया चालू की वो बहुत दिनों तक चलती रही। हमारा ख्याल है कि 2014 तक वो चुनाव की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन उसके बाद फिर चुनाव आयोग रीढ़ विहीन होता चला गया। अब ये केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग से केचुआ आयोग हो गया जिसके रीढ़ नहीं। तो उन्होंने एक बात कही थी टीएन शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान कि मैं मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार नहीं, मैं भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हूँ। मतलब कि उन्होंने इस बात को जताया था कि भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार के अधीन न रहे, वो देश के और देश के नागरिकों के प्रति और खासकर उसका जो उत्तरदायित्व है, उसका जो कर्तव्य है वो मतदाताओं की सुरक्षा करना और मतदाताओं की रक्षा करना और उनका ख्याल रखना कि उनका। आपका सवाल और आपकी आपत्ति चुनाव आयोग के लिए जायज है, लेकिन दूसरी तरह अगर देखें, दूसरी पार्टी जो जीती है उसके नजरिए से अगर बात करें तो लगातार हारना, फिर वोट चोरी के आरोप लगाना, आपको नहीं लगता कि ये सारे मुद्दे कहीं बैकफायर कर गए हैं? लोग नेगेटिव हो गए हैं, जनता नेगेटिव हो गई है कि ये तो हार भी नहीं मानते। नहीं, अगर आप ध्यान से देखें, अब आप सोशल मीडिया से हट के यदि आप किसी राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के समर्थक के पास जाएं और उससे आप बात करें, ये तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो हमारी पार्टी अपने प्रबंधन से जीत रही है और उसके गुण है जीतने के, वो इस पर कतई नहीं लोग जो बात आप कह रहे हैं कि वो हताश है, वो तो कह रहे हैं कि सारा प्रबंधन कर लिया जीतने का। तो ये तो मतलब विपक्ष ही नहीं, ये तो भाजपा का समर्थक भी इस बात को बहुत अच्छी, देखिए देश का नागरिक वोट को चाहे जिसको करता है, लेकिन उसके अंदर एक ईमानदारी ये है कि वो सच को स्वीकार करता है। भाजपा का समर्थक भी ये बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है, ये जो चुनाव जीते जा रहे हैं, जो अकल्पनीय और अविश्वसनीय परिणाम आ रहे हैं, ये सेटिंग और गेटिंग का है, ये निर्वाचन का परिणाम नहीं। आप विपक्ष की बात क्यों करते हैं? आप 10 लोगों से बात करके देखिए जी। इतनी बड़ी जंग है, राहुल गांधी के आरोपों का अगर सही मान लिया जाए तो केंद्रीय जितनी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब पर लगभग सवाल खड़ा हो रहा है। इतनी बड़ी लड़ाई अकेले राहुल गांधी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उस तरह कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में शामिल नहीं दिखती जैसा राहुल लड़ रहे हैं। तो क्या वन मैन आर्मी होकर ये जंग जीत सकते हैं राहुल गांधी, या कहीं ना कहीं उन्हें बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा? आपकी आवाज हमें थोड़ा कट कट की आई, लेकिन हम उसका सारांश समझ सके। वो सारांश ये है कि राहुल गांधी अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसमें जो है अलग थलग दिखाई दे रही है, और जहां पर हम आप रहते हैं या क्षेत्रीय जगहों पर, वहां पर कांग्रेस पार्टी में वो दम जरूर नहीं दिखाई देता। देखिए हमारे यहाँ राजनीति की एक जो धारणा बन गई है, एक चलन बन गया है, लोग अभी राजतंत्र से निकल नहीं पाए हैं और लोग अपने एक नेता के सहारे हैं। हमारे यहाँ भारत में जो राजनीति का सबसे बड़ा दोष यही है कि हम एक ऐसा नेता चाहते हैं जो सब कुछ स्वयं कर दें, और यही कारण है कि इसी अपेक्षा में नरेंद्र मोदी भी आए कि वो सारा देश पलट देंगे, अकेले सब कुछ कर देंगे। ये डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का केंद्रीकरण है, वही राजतंत्र की नई कल्पना है।
बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस में राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम जारी किया है, उसको नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना पड़ेगा। दरअसल पिछले कई सालों में जो गादरपन हो गया है इस राजनीतिक पार्टी के अंदर, सत्ता से पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा का ये जो चलन चला 1989 के बाद से, तो जो अब आप इसको दूसरी तरीके से देख लें, पहले कांग्रेस जो है कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी। इसमें एक कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था, जहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती थी, अनुशासन की, सेवा की, कर्तव्य की। लेकिन जब 1989 के बाद तो खाली लोग गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्के, दूसरे प्रोफेशन के लोग अपने को जेल से बचाने के लिए, अपने धंधा को सुरक्षित करने के लिए और राजनीति से पैसा कमाने के लिए जो ये 1990 के दशक के बाद से चलन चला, तो उसमें वो जो निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस का था सेवा दल का, उसको इन्होंने वेटर और प्यून बना दिया। उसको कभी कहीं भी आप किसी भी कांग्रेस कार्यालय में या कांग्रेस नेता के पास देख सकते थे कि उन्होंने जो कांग्रेस सेवा दल का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था स्वयं सेवक, उसको इन्होंने प्यून बना दिया। सेवा दल यहाँ तक रह गया। तो बिल्कुल कैडर खत्म हो गया है, कांग्रेस में ट्रेनिंग नहीं है, तो नीचे तक इनको फिर से इसकी पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी और अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी वर्कशॉप, कार्यशालाएं चलानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। अकेले लड़ाई दूसरे आपके प्रश्न का एक जवाब दे दूं। अब्राहम लिंकन, वो अमेरिका के राष्ट्रपति, इस बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब्राहम लिंकन प्रधानमंत्री कब हुए? 60 वर्ष के बाद हुए। लेकिन जन्म के 7 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक उनके जीवन में सिर्फ हार और दुर्भाग्य ही लिखा रहा। कभी उनकी माँ मर गई, कभी उनके पिता मर गए, कभी वो किसी, तो ये संजय जी एक सवाल होता है, आपने कई बार उठाई कि राहुल गांधी का मनोबल नहीं टूटा। आपका नजरिया है कि हार हो रही है, लेकिन राहुल गांधी कर्तव्य पथ पर कह लें या पार्टी हित में या देश हित में लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या दूसरी पार्टी जो जीत रही है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मनोबल को देख के हताश हो रही है? क्योंकि 272 जाने मानी शख्सियतों के खत गए हैं, चिट्ठियां गई हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध कर रहे हैं। तो ये क्या सत्ता पक्ष की हताशा को दर्शाता है? बड़ा महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया। ये घटना 18 अक्टूबर की है और 18 नवंबर की है, और 18 नवंबर को कांग्रेस ने इंदिरा भवन में अपने 12 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। और ये वो राज्य है जहां पर SIR हो रही है, और इस बात को दबाने के लिए इन जो है पूर्व जज, नौकरशाह और राजदूत, इन्होंने एक कंपोजिट चिट्ठी लिखी जिसमें 325 लोगों के दस्तखत कराए। और इस चिट्ठी का मजा देखिए क्या है, ये चिट्ठी कुल 2.5 पेज की है, और इसके साथ जो अटैचमेंट लगा है, जिन लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं, वो 5 पेज का है। और उन्होंने लिखा क्या है कि चुनाव, जो आपने कहा, जहरीली लफाजी कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन मजे की बात आप देखिए, इनकी ये चिट्ठी लिखने के बाद हुआ क्या? हुआ ये कि गए थे नमाज माफ कराने और रोजे गले लगे। अब कांग्रेस IT सेल ने इनकी जो है बखिया उधेड़ना चालू कर दिया और उनके कारनामे खोल दिए हैं। इसमें सुप्रिया श्रीनेत का मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं। बाकायदे उन्होंने नाम से और आरोपों से लिखा है 272 लोगों की, जिनमें से कुछ दृष्टांत मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। वो आ गया ना। अभी तक तो ये बेचारे रिटायर हो गए थे, इनके ऊपर जो जांच चल रही थी, जो कार्रवाई हो रही थी, ये जान रहे थे या कुछ लोग जान रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? आ बैल मुझे मार, मतलब सत्ता से ये अपना संरक्षण प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इज्जत लुटा बैठे। अब इनकी इज्जतों का देखिए कैसे पूरे देश में तार तार हो रहा है।
इस समय कांग्रेस आईटी सेल के कांग्रेस आईटी सेल के प्रोफाइल पर और हजारों हजार इसमें आप देख सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत का जो है 7 घंटे पहले का ये पोस्ट है और 1490 के लगभग ये रीपोस्ट हो चुका है। इन्होंने लिखा है नंबर 1 जस्टिस एस एन ढींगरा, जो इसके ड्राफ्ट इन्होंने ही किया है और प्रमुख यही रहे। जस्टिस DN ढींगरा कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के पद का दुरुपयोग कर बदले में लाभ ले रहे हैं। इनके ऊपर आरोप यह है कि इनकी बेटिया है जिसकी जांच कर रहे हैं, इनकी बेटिया उसी कंपनी से 15 लाख रुपए महीने सैलरी ले रही है। दीपक सिंघल पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी है। अब इन्होंने सब अपने कपड़े उतरवा लिए यूं कह ले। LV सुब्रमण्यम पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश APIIC एमआर रियल एस्टेट घोटाले में आरोपी हैं। 4 नंबर RN सिंह पूर्व DGP उत्तर प्रदेश आयकर छापे में घर से 3 करोड़ से ज्यादा कैश और आधा किलो सोना और तमाम सारी चीजें इनके यहाँ बरामद हुई। अब आइए 5 नंबर पे AK मोनप्पा पूर्व सचिव कर्नाटक के रहे हैं। KPSC परीक्षा घोटाला और BDA म्यूचुअल फंड घोटाले में ये आरोपी हैं। ये जितने हैं सब आरोपी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भारत सरकार से कृपा पाने के लिए और अपने मुकदमों में से छुटकारा पाने के लिए ये सब कर रहे हो। रमेश झालकी पूर्व प्रधान सचिव कर्नाटक डिसप्रोपोर्टेड एसेट्स मामले में आरोपी है। BK सिंह पूर्व भारतीय वन सेवा आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी है। बाकायदे कांग्रेस इनका इतिहास, इनका चारित्रिक सर्टिफिकेट और इनकी फोटोग्राफ के साथ, ठीक है, ये सब प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें 272 तो अभी चालू हुआ है, आज से इसका काम तेज हुआ है। अभी इन्होंने अलग अलग दिया। जस्टिस एस एन ढींगरा उनके ऊपर, हाँ, जिस निजी कंपनी के पर्यवेक्षक थे वही कंपनी इनकी बेटी को 15 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रही थी। इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे, इन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ। तो इस तरीके से वो बात गए थे रोजे माफ कराने। हाँ, ये आपकी बात समझ गए और कांग्रेस बराबर हाईलाइट कर रही है उन लोगों के नाम जो चाहते हैं कि खुशहाल रिटायरमेंट गुजरे, ऐसा कांग्रेस आईटी सेल कह रही है। सवाल ये है कि हार जो राहुल गांधी की हुई या तेजस्वी यादव की कह लें, बल्कि महागठबंधन की हार, ताजा हार के बारे में हम बात कर रहे हैं जो बिहार में हुई। अब इसके बाद क्या हार स्वीकार करने से कोई जीत के पहलू पैदा होते हैं या कोई आंदोलन, आप क्या देखते हैं? कोई सड़कों पर आंदोलन हो सकता है या ऐसे ही इधर उधर ट्वीट करके बात खत्म कर दी जाएगी? मुहिम में नागरिक संगठनों में सबसे प्रमुख भूमिका भारत जोड़ो अभियान उठा रहा है। और SIR जब चालू हुई तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में भारत जोड़ो अभियान के साथियों ने की और 97,000 बूथों का जो है उन्होंने ही एक विश्लेषण किया और जो तथ्य थे, जिस तरीके से नुकसान मतदाताओं का चुनाव आयोग कर रहा था, इसकी जो पहली मुहिम थी वो हम लोगों ने चालू की, भारत जोड़ो अभियान। तो विपक्ष तो बाद में आया। तो सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं इस व्यवस्था की कि ये जो बिहार का ये जनादेश नहीं था, ये ज्ञानादेश था। अब आप समझिए कि इसका एक छोटा सा फैक्ट आपको बता रहे हैं। अभी आपने कहा महिलाओं को स्वरोजगार के नाम पे वोट के एक दिन पहले 10 अक्टूबर को चुनाव था, 10 नवंबर को चुनाव था और 11 नवंबर को चुनाव था और 10 नवंबर को लोगों के खातों में पैसे आए। वृद्धा पेंशन एक दिन पहले आई। इसके बाद मजदूरों को जो पैसा सरकारी खाते से जाना था वो भी सरकार ने कई महीनों से रोक के रखा था, वो भी चुनाव के एक दिन पहले आया। दूसरा, जो हर गांव में 60 से 65 घरों में ये पैसा एवरेज पहुंचा है। दूसरी जो है 90,000 बूथों पर 1,80,000 जीविका दीदियों की नियुक्त कर दी गई। मतलब एक बूथ पर 2 जीविका दीदियों की नियुक्त कर दी गई और इनके खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। इनको सरकार की तरफ से ये निर्देश हुआ कि आप वोट निकलवा के लाइए और वोट कास्ट कराइए
इसके बाद आपको 2 लाख रुपए सरकार एनडीए की बनेगी तो मिलेगी, और यदि एनडीए की सरकार नहीं बनती है तब आपके ये 10,000 रुपए वसूल लिए जाएंगे। अब आप समझिए कि ये सब तब हो रहा है जब आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव आयोग इसमें आंख मूंद के बैठा हुआ है। ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है जो उसको चुनाव में पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। 50 लाख से ज्यादा मतदाता रेलगाड़ियों से लाए गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर स्टेशन पर उनके खाने का, रहने का, टिकट का सारा प्रबंध कर रहे हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं खुलेआम कि हम मतदाताओं को ले जा रहे हैं। एसआईआर में 69 लाख लोगों के वोट काटे गए और बहुत सारे जो वोट जुड़े उनसे सीधा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। देखिए, जैसे ही 2024 का भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, उसके बाद से यह मुहिम चल गई। 10 बिंदु कांग्रेस ने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं, देखिए चुनाव आयोग के लिए राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं और चुनाव आयोग पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, तो इन 272 लोगों पे और चुनाव आयोग पे और भारत सरकार पे भी ये चुनौती है कि वो राहुल गांधी को खुला क्यों छोड़े हैं। अगर वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कानूनी एक्शन लिया जाए और उनको जेल भेजा जाए। तो आपके प्रश्न का एक जवाब ये है कि राहुल गांधी कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। यदि गैर कानूनी काम कर रहे होते तो कोई ना कोई एक्शन उनके ऊपर कानून के दरमियान जरूर बनता, और चुनाव आयोग इसीलिए पीछे खिसक गया, भारत सरकार भी इसके पीछे है। दूसरी बात, 2024 से ही आयोग भाजपा से साठ गांठ कर मतदाता सूची में हेर फेर कर रहा है और गणना में भी हेर फेर कर रहा है। ये पहला आरोप है चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी का, जिसके ऊपर इनकी मुहिम चलनी है। जो आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस शांत बैठ जाएगी, राहुल गांधी शांत बैठ जाएंगे, विपक्ष या महागठबंधन शांत बैठ जाएगा, ये लिस्ट जारी है जिसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन इस देश में चलेगा और जिसका जो प्रादुर्भाव जिसकी शुरुआत दिसंबर 14 से रामलीला ग्राउंड से संभवतः हो जाएगी। महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने इस तरीके से हेर फार करके भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। कर्नाटक में वोट चोरी के बड़े सबूत आ चुके हैं। डिजिटल टीम, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक डिजिटल टीम कहीं बैठकर मतदाता सूची में बड़ा हेर फेर कर रही है। वो वोटों को कटवा देती है और वोटों को जोड़ देती है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके प्रमाण राहुल गांधी ने दिए। अगर वो तथ्य भ्रामक है, गलत सूचना है, तो चुनाव आयोग को उनके ऊपर तत्काल मुकदमा कर देना चाहिए था। चुनाव आयोग उनके ऊपर कोई कानूनी जी। हमारे कार्यक्रम का समय पूरा हुआ। हम चर्चा यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी के आत्मविश्वास को क्या डिगा पाई है ये हार या नहीं। आपके अनुसार राहुल गांधी मैदान में है, संघर्ष अभी जारी है, अब सड़कों पर भी जल्दी आंदोलन दिखाई दे सकता है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल कोई ऐसा संकेत नहीं दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी कहीं से हताश और निराश हैं। इसके विपरीत वो और ऊर्जा के साथ और पूरी तैयारी के साथ भारत की राजनीति में और खास करके एसआईआर के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ने जा रहे हैं और छेड़ दी है उन्होंने। बहुत शुक्रिया संजय छेड़ दिया। याद रखने के लिए, राहुल गांधी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनको बताने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे आपके साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।